सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और दीपा है साथ में। दीपा, आपको भी नमस्कार। राजुल जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा, ये बताइए कि क्या हालचाल है। सबसे पहले तो ये बताइए जी, इतने दिनों के बाद हम स्टूडियो में आकर के मिले हैं। ये जो संकट आया था कोरोना का, आया हुआ है, जो अभी भी कहीं चल रहा है। दोस्तों के बीच में थोड़ी दूरियां दे दी है ना। हाँ, लेकिन ये दूरियां सिर्फ जिसको कहते हैं ना, मतलब फिजिकल, शारीरिक दूरियां हैं। जी जी। मानसिक रूप से तो हम और कहीं करीब आ गए हैं, अपनों के और पास आ गए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो दूरियां भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक तरह की व्यवस्था है जिसे हम सब अपना रहे हैं। जीवन में एक व्यवस्था हमारे आती जा रही है, उसका अनुकरण हम करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना। और कुछ दिन पहले भी ये बात हुई थी सखियों से कि सभी स्तर पर बहुत एक कहे ना कि सकारात्मक बदलाव आए हैं सबके अंदर। जैसे जैसे संकट आया तो कुछ कुछ हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे कि थोड़ा सिंपल हो गए हैं, सादा जीवन हो गया है। अब तो खाना भी सादा अच्छा लगता है, रहना भी सादा अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है ना कि व्यवस्था हमने अपनी जीवन की जो एक सुनिश्चित कर ली है। मतलब जो पहले हम ऐसे थे कि थोड़े अव्यवस्थित थे कि अब जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, दिन जैसे भी शुरू हो रहा है, हो जाए, जैसे भी हमें जो अच्छा लग रहा है उस पर ध्यान ज्यादा, जो अच्छा है वास्तव में हमारे लिए उस पर ध्यान थोड़ा सा कम। तो इन दोनों के बीच में संतुलन अब बनने लगा है। जी, और व्यवस्था जैसे जैसे आती गई तो थोड़ा खुद पे भी काबू होने लग गया है। थोड़ा कंट्रोल आ गया है अपने आप पर भी, और संयमित भी होते चले गए इसके साथ। भाई यही तो है ना व्यवस्थित रहने के फायदे ना। व्यवस्थित जीवन यही तो सिखाता है कि हम अपनी हर चीज नियत समय पर, नियत तरीके से करें। अच्छा, अब बहुत बार ये भी होता है ना कि कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि रोज रोज वही करना, ये तो बिल्कुल मन उबाऊ कर देगा, एकदम मन ऊब जाएगा हमारा। इससे तो बहुत उबाऊ दिनचर्या हो जाएगी कि रोज उसी तरह वही करना। तो हमारा व्यवस्था जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि रोज रोज आप वही करें। क्यों, आप क्या कहती हैं? हाँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है, एक हद तक कभी ऐसा लगता है अरे भाई क्या ये वही चीज हमने लगा रखी है, वही सवेरे उठ के हम वही चीज करते हैं, वही दिन ढलता है, फिर वही करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा राजुल जी, इन सब चीजों से आपकी याददाश्त भी थोड़ी ठीक होने लगती है। चीजें भी ध्यान में रहती है और दिमाग में भी कहीं कुछ संतुलन और व्यवस्था बनती चली जाती है। हाँ, नहीं आपको लगता? हाँ, और वो जो आप एक बंधी हुई चीजें हैं, उन्हीं में आप एक रास्ता तोड़ने के लिए कुछ कुछ नयापन जोड़ते जाते हैं। जी, जैसे सुबह की चाय में आपने कुछ नयापन जोड़ लिया। जैसे कि आपने मैं तो सिर्फ महिलाओं के रसोई घर की ही बात कर रही हूँ। उनके जीवन के और दूसरे पहलुओं तक तो भी हम पहुंचे ही नहीं। अगर उसी को देखा जाए तो सोचिए जरा, सुबह की चाय में आपने थोड़ा परिवर्तन कर लिया। आज आपने मान लीजिए कि पुदीने वाली चाय बना ली, और अगले दिन आपने क्या बनाया? तुलसी के साथ बना लीजिए। जी, तुलसी पुदीना का मिक्सचर बना लिया। फिर अगले दिन आपने किसी और तरीके से उस चाय को नया रंग दे दिया। जैसे आपने इलायची डाल ली, कभी आपने सिर्फ ब्लैक टी रखी, काली चाय रखी और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लिया, और थोड़े और मसाले डाल लिए। इस तरह के आप बदलाव आपने किए। इसी तरह से आपने घर के खाने में भी तरह तरह के बदलाव किए, तो एक रास्ता तो टूटी ना। जी, और घर में जो खाना बन रहा है उसमें भी आप तरह तरह के पौष्टिक व्यंजन आप परोसते जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह से करने से सब चीज़ व्यवस्थित और अपने आप होती। जब हम खुद करते रहते हैं चीज़ें, जैसे आप बता रही हैं, खुद जब हम करते हैं तो अभी सिर्फ रसोई की अगर हम बात करें, इससे बाहर अभी निकले ही ना, तो अपने आप वो चीजें जहाँ से हम उठा रहे हैं ना ये सब बनाने के लिए, वो भी सिस्टमैटिक होती चली जाएंगी। यानी कि मतलब घर भी
सुघड़ सुथरा साफ ऐसे रखा रहेगा। जी जी। उसको अलग से एक दिन ठीक करने के लिए वक्त नहीं निकालना है, क्योंकि वो संग संग ठीक होता चल रहा है। तो भाई मेरे ख्याल से तो ये है कि जो व्यवस्था है वो आपके जीवन को सही अवस्था में ले आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो सही अवस्था होती है, इसके साथ ही साथ आपको जो आगे बढ़ने के, अपने जीवन में कुछ नया करने के, कुछ जुड़ने के, कुछ पुरानी चीज़ों को एक नया रूप, नया आकार देने के भी तरीके सूझते जाते हैं। जी। और जैसे जैसे हम व्यवस्थित होते चले जाते हैं, मन आप देखिएगा शांत होता चला जाएगा। हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल। कहीं पे भी जब बात कहीं रुकावट की आएगी या कहीं पर परेशानियों की आएगी, तो शायद जब, क्योंकि अगर हम दिमाग से संयमित होंगे तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो शायद आगे कि जो भविष्य के लिए अगर कोई फैसला लिया है तो वो भी सही होगा। हाँ भाई, हमें पता होगा ना पहले से कि हमें ये करना है। जी जी। जब एक याद नहीं है कि जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो जब इम्तिहान होने वाले होते थे तो यही होता था कि एक टाइम टेबल सेट कर लें, यानी कि जो पढ़ने के घंटे हैं उनमें कौन सा विषय किस समय किस तरह पढ़ेंगे, इसका एक लेखा जोखा अच्छी तरह से बना लें, तभी हम अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। और वाकई जब उस तरह से करते थे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई हो जाती थी। तो जिंदगी भी इसी तरीके से है कि एक हमने नियत ढांचा सेट कर लिया है उसका, और उसी ढांचे के अंदर हमने अपने ज़रूरी कामों को, प्राथमिक कामों को रखते जा रहे हैं और उन्हीं में ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी। और इसके साथ होगा ये कि आपकी छवि भी सुधरती चली जाएगी। तो भाई व्यवस्थित रहने के तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फायदे हैं। वो बातें हम और भी करते जाएंगे। फिलहाल एक गाना सुन लिया जाए। चलिए। मौसम है अच्छा है, तो मौसम का गीत। से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया।
से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। ए नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। भाई दीपा, सावन तो आया और आकर जा भी रहा है। और लेकिन सावन के जो ये रंग है ना, निराले निराले, वो अभी भी चारों तरफ छाए हुए हैं जी। वैसे एक बात तो ये है कि कोई कोई हम देखते हैं कि सावन के इस रंग में रंग जाता है पूरी तरह, और कोई कोई कोसता रहता है कि भाई बहुत ज्यादा, कई बार बारिश बहुत ज्यादा होती है, कई बार बहुत देर तक बारिश नहीं होती तो उसकी वजह से उमस होती है। तो मतलब ये है कि या तो हर चीज हमारे मन की नहीं हो सकती जी, है ना, और हम हर चीज में शिकायत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वही किसी ने कहा है, बड़ा अच्छा कहा है कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर भी रसीले फल मिले। उसके खारेपन में भी कोई तो कशिश जरूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर से यूं गंगा जल मिले। क्या बात तो है? भाई ये बात तो है ही कि कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जरूर होती है हर बात की, और बिना वजह को पहचाने कई बार हम उसी बात पर हमारा मन अटक जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन सोचने लग जाते हैं ना, और फिर उस उलझन में बहुत सारा वक्त अपना निकाल देते हैं, और उसमें हम फिर ये भूल जाते हैं कि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अपने अंदर की उस खासियत को, अपनी उस विशेषताओं को थोड़ा ढूंढ निकालने की, टटोलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि हवा विपरीत गति से चले, हो सकता है कि आपका विपरीत दिशा में चले हवा, और ये भी हो सकता है कि आपके सामने कोई रुकावट हो, या ये भी हो सकता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। बहुत सी चीजें ऐसी हों जो कि बिल्कुल आपसे अलग जा रही हों। ऐसे में भी तो हम ये तो कर ही सकते हैं ना कि हम उन परिस्थितियों में भी अपने मतलब के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा एक तलाश लें जो हमारे अंदर की खूबियों पर आधारित हो। और कैसा होता है जब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विकट होती हैं, तो वो जो विशेषता है आपके अंदर कई सालों से सुप्त है, वो बिल्कुल सोई हुई है, लेकिन उन ही परिस्थितियों में वो निकल के कहीं वो आती है। अरे भाई, तो जरा झांक कर तो देख लीजिए, है ना। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जैसे दीपा ने कहा कि जरा झांक कर तो देख लीजिए, वो जो आपके अंदर सोई हुई खूबी है वो टटोलिए, तो कहीं हो सकता है आपके अनजाने में ही उस खूबी ने अपने आप को अंदर छिपा लिया हो, और एक बार आप जोर से अंदर खंगाल के देखिए तो उसे ध्यान आ जाए, उस खूबी को भी आपके साथ आने के लिए मजबूर होना पड़े। जी, और फिर कभी दुखी होने की जरूरत ही नहीं होगी कि वो वक्त ऐसा था, हम ऐसा कर सकते थे, हम वैसा कर सकते थे। हम कई बार नहीं इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं कि अरे ऐसा टाइम आया था, हम तो कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। लेकिन अगर उस वक्त वो जो कह रही ना आपकी टटोल लिया होता, जान लिया होता, अपने आप को थोड़ा सा उस परिस्थिति के हिसाब से ढाल के वो जो आपकी खासियत है उसे निखार लिया होता, या उसे निकाल लिया होता अपने से बाहर,
तो वो परेशानी जो है या विकट समस्या या जो भी चीज़, जो भी परिस्थिति है, उनसे हम उबर सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे बहुत सी बार हमने देखा है कि बहुत बार मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हर शख्स, हर इंसान हुँ, हुँ। जो मिलता है, वो किसी न किसी विशेषता से उसके अंदर ज़रूर होती है। जी, जी। बिना विशिष्टता के इंसान है ही नहीं। हर बिल्कुल। इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी है हुँ, और उन खूबियों को पहचाने बगैर कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत साधारण से हैं, हमें तो हुँ, कुछ भी नहीं आता। हुँ। लेकिन उस कुछ ना आने में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग है। राजुल जी, साधारण रहना भी अपने आप में एक विशेषता है। हाँ, हुँ, बिल्कुल। साधारण रहना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात कही दीपा आपने हुँ, कि हुँ। साधारण रहना, आम रहना और भीड़ का हिस्सा बन जाना भी जी, एक जी। विशेषता है। हुँ, हुँ। लेकिन एक बात तो ये है हुँ, कि भीड़ में रहकर भी आप उस भीड़ की एक अलग से पहचान बना सकते हैं, हुँ, अगर हुँ। आप अपनी उस विशेषता को उजागर करते हैं जो कि जी, आपके अंदर छुपी जी। है। क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर मान लीजिए कि जैसे आज ही कल का जो हम समय ले रहे हैं, हुँ, हुँ। तो बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि वो जैसे बहनें हैं, हमारी स्त्रियाँ हैं, हुँ, सखियाँ हुँ, हैं हुँ, जो, हुँ। बहुत सी सखियाँ ये बात नहीं जानती थीं कि वो फलाँ काम कर सकती हैं। जी, जी। बहुत छोटा-सा अगर हम उदाहरण लें तो हम मेड की ही बात कर सकते हैं। हुँ, बहुत हुँ। दिनों तक मेड के बगैर काम जी। चलाया गया। तो ये जो काम करने वाली जो सहायिकाएँ होती थीं, उनके हुँ। बगैर काम चला। लेकिन फिर ये जाना कि हाँ, उनके बगैर भी काम चल सकता है। या कि और हमने ये जाना बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम महिलाओं ने शुरू कर दिए, स्त्रियों ने शुरू कर दिए, जो कि उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा एक अलग से स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था वो किसी तरह का कोई काम, घरेलू काम के अलावा भी काम करेंगी। लेकिन इन दिनों जब घर पर ही बैठे हैं तो वक़्त निकल रहा है, तो उन्होंने अपनी पुरानी खूबियों को भी निकाला। वो हुँ, कोई पुराना क्रोशिये का उनका कुछ अधूरा-सा हिस्सा कुछ पड़ा होगा तो वो भी निकाला, किसी ने वो पूरा किया। किसी ने सिलाई-बुनाई निकाली, किसी ने अपनी सिलाई मशीनें निकाली। ऐसे हुँ। बहुत से किस्से सुनने में आए। इसका मतलब है कि आपकी वो जो ख़ासियत थी, वो उजागर होकर आई। और वो कैसे आई? क्योंकि समस्याएँ सामने आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक मौका, एक अवसर समझें तो क्या बात होगी। अब जैसा कि आपने कहा ना कि इन दिनों बहुत सारी खूबियाँ, इस तरह की प्रतिभाएँ निकल कर आई। जी। तो देखिए ना सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तरह-तरह के चित्र, हुँ, कितने हुँ। सुंदर-सुंदर चित्र बने दिखते हैं। जी। और मेरी जानने वाली एक महिला हैं, उनके घर में हुँ, हुँ। खिड़की की तरफ एक ऐसी दीवार थी जो थोड़ी बाहर की तरफ थी हुँ, हुँ। और उस दीवार पे धूप, पानी, हवा की वजह से वो थोड़ी-सी बदरंग सी हो गई थी। जी। इन दिनों में उन्होंने उसको घिस के, पेंट करके इतना खूबसूरत बना लिया हुँ, कि हुँ। बस देखते ही बनता है। जी, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अपने आस-पास देखने को मिल रहे हैं। किसी ने अपने छोटे से बागीचे को बहुत सुंदर बना लिया है, हुँ। और जहाँ पे कि वो कुछ ऐसे उजड़े से बिल्कुल छोटे-छोटे पौधे थे जो आधे सूखे हुए थे, आधे कचरे में पड़े हुए थे, वो गमले बिल्कुल साफ हो गए, वो बालकनी बिल्कुल साफ हो गई, हाँ, वो जगह साफ हो गई है। जी। तो कैसा हरा-भरा सा दिखने लगा है। जी। और इसके साथ ही साथ जो एक बात होती है ना कि अपनी इसी खूबी को पहचानते हुए जैसे अक्सर ये होता है कि हम सखियों की ही बात अगर करें तो हुँ, हुँ। कि कई बार हम काम के बीच में बहुत ज़्यादा बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें व्यस्त हैं काम में हुँ, हुँ। और सर उठा के देखने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे में बच्चों पर कई बार ध्यान नहीं जाता जी। और ऐसा लगता है कि हमने उनको खाने के लिए दे दिया है, हमने उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया है, हुँ, बस ये हुँ। हो गया। लेकिन जब ऐसा समय आया तो ख़ास तौर से बच्चों के ऊपर भी काफ़ी ध्यान गया। बच्चों के लिए अच्छी-अच्छी आदतें बच्चों में डालने के लिए हुँ। माँओं ने बाकायदा कमर कस ली। जैसे मेरे घर के पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बाकायदा सुबह उठा के, क्योंकि उन बच्चों का दोपहर का स्कूल रहता था तो वो बड़ी देर से उठते थे, जी। लेकिन इन दिनों उन्होंने उनको सुबह उठाकर उनको योग करने की आदत डाल दी। जी, तो और ये किस्से हमने भी सुने अपने आस-पड़ोस में भी और अपने कई रिश्तेदारों में कि आजकल हम भई जल्दी उठ जाते हैं और पूरा परिवार मिलके योग ध्यान करता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, जबकि पहले अगर बात करें तो लोग कहते थे हमसे बैठा ही नहीं जाता। जी, जी। मतलब हम बैठ सकते हैं, हुँ, हुँ। मतलब हम शांत रह सकते हैं, मतलब हम कुछ रच सकते हैं, हम जी, कुछ गढ़ सकते हैं, हम कुछ बना सकते हैं, जी, है ना? जी।
और हम एक गाना भी सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है
क्या हो घटा सावरी, थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, बरसात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। क्या बात है दीपा, बताइए। बहकी हुई सी बात है जी, ये तो गाने में था। बात ये है कि आज है बृहस्पतिवार और हर बृहस्पतिवार हम सुनाते एक नाटिका। मतलब आप इतनी देर से बैठी यही सोच रही थी? नहीं, गाने में भी तल्लीन थी। हाँ, तो सावरी घटा में घर पे बैठ के और एक सखी सहेली सुनते हुए, सखियां बहुत कुछ करती रहती हैं जी। और उस करने के बीच में वो कई बार मुस्कुराती भी हैं, हंसती भी हैं और कई बार उनके होठों पर एकदम जोर से खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। शायद वो जो सोचते होंगे यहाँ से उनकी बात कह दी जाती है। हाँ, तो ये तो बात सही है, लेकिन अभी जो आपने पहले कहा कि हम नाटिका की बात कर रहे हैं जी, तो चलिए फिर आज नाटिका सुन लेते हैं। ये चलिए सुनते हैं। आइए आज सुनते हैं दलीप सिंह की लिखी झलकी सेल्फ सर्विस फ्यूनरल, निर्देशक कमल दत्त। May I come in, sir? अरे आओ आओ राकेश, अंदर आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वो ऑफिस में आपके कमरे में आने से पहले आदत है ना पूछने की, मे आई कमिंग सर, इसलिए पूछ लिया सर। सर आपको याद होगा आपने कहा था कि किसी दिन घर आना, इसलिए मैं आज आ गया हूँ सर। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। अरे सर वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आपका घर तो वाकई बड़ा खूबसूरत है सर। है ना? वाकई। और इसमें जो कुछ भी तुम देख रहे हो जी सर, सब मेरा अपना बनाया हुआ है। इस घर की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे बुजुर्गों से मिली हो या दहेज में आई हो। अरे सर, यानी आपने उस जमाने में कह दिया था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए? अरे ये कहने की मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई। यानी आपकी पत्नी ने कह दिया था कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ सर? क्योंकि उन दिनों तो शायद दहेज का रिवाज था। ये ऐसे हुआ भाई कि मेरी शादी ही नहीं हुई। भाई किसी ने बेटी ही नहीं दी तो दहेज कहां से आएगा? सर आप शादी से कैसे बच गए? अपने देश में तो ऐसा है सर कि आदमी कुछ और बने न बने पति जरूर बन जाता है। वो यूं है बेटा कि मैंने बचपन से ही फैसला किया था जी सर, कि जिंदगी में जो कुछ करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। पढ़ाई की तो अपनी हिम्मत पर, बिजनेस किया तो अपने पैसे से, लेकिन शादी में चूंकि बुजुर्गों की मदद की जरूरत थी इसीलिए कुंवारा रह गया। लेकिन सर आप लव मैरिज तो कर सकते थे, उसमें बुजुर्गों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है भाई कि हमारे जमाने में लव मैरिज का रिवाज नहीं था। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी। मैं एक बरसाती में किराएदार था। अच्छा सर। मालिक मकान की एक जवान लड़की थी। जी सर। शक्लो सूरत से तो वो ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे कह दिया, सुंदरी जी आपका नाम क्या है? तो कहने लगी, पिताजी से कहकर बरसाती से निकलवा दूंगी अगर मुझसे बात की है। ऐसी लड़की से क्या लव मैरिज होती है? नहीं हो सकती थी सर। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है कि मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं उठाया। मैं तो चाहता हूं राकेश भाई कि जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान में। सर एक लाश अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान जा रही हो, ऐसा कभी देखा नहीं सर। भाई देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मेरा इरादा यही है। तुम तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, इंजीनियर हो, कोई तरीका तो जरूर होगा
कि मैं अपनी लाश को खुद शमशान ले जाऊं? सर मुझे तो पता नहीं, यही समझ में आता है कि जब यमराज आपको दिखाई दे तो आप शमशान घर की तरफ दौड़ लगाइए और जब तक यमराज आपकी गर्दन पकड़े आप शमशान तक पहुंच जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता यार, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं बहुत तेज भाग ही नहीं सकता। वो तो ऐसा है सर कि शमशान चलकर पूछ लेते हैं, उन्हें जरूर कोई ना कोई तरीका आता होगा। हाँ ये ठीक लगता है। तो चलिए सर, मैं अपने स्कूटर पे आपको शमशान ले चलता हूँ। वो ऐसा था कि सर अपनी लाश को बेशक अपने कंधों पर उठाकर ले जाइएगा, लेकिन अभी तो भगवान की दया से आप जिंदा हैं। इस वक्त मेरे स्कूटर पर बैठने का आपको क्या एतराज? अब ठीक है फिर चलो। चलिए सर, आइए सर आइए। लीजिए शमशान आ गया सर। अरे यार, यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, शमशान में उल्लू नहीं बोलेंगे तो क्या फिल्मी संगीत होगा? आइए, वो देखिए सामने पंडित जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। चलो आइए सर आइए। नमस्ते पंडित जी महाराज। नमस्ते। ऐसा है पंडित जी, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी किसी का एहसान न लूं। मैं अपने कंधों पर सवार होकर शमशान पहुंचना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई साधन है? आपकी मृत्यु कब तक हो जाएगी? मृत्यु का क्या है, शायद कल ही हो जाए। गुरुवार आज रात यहीं गुजारिए हमारे साथ। कल आपका इतना शानदार क्रियाक्रम करेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर कल तक मृत्यु ही ना हुई तो भैया ये शमशान है, कोई होटल तो है नहीं कि आप यहाँ कई दिन विश्राम करें। चलो राकेश चलें, ये लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते। जी सर, जी जी चलते हैं। ठहरिए ठहरिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ सर्विस फ्यूनरल की सोच रहे हो, जैसा कि आजकल अमेरिका में हो रहा है? पंडित जी आप कभी अमेरिका गए हैं? अरे भाई गया हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। आप किस सिलसिले में अमेरिका गए थे? अरे भाई मुर्दा ही जलाने गया था, कोई कंप्यूटर बनाने नहीं गया था। हुआ यूं कि वहां एक अमीर हिंदुस्तानी अपनी वसीयत में लिख गया था कि जब वो परलोक सिधारे उसका क्रियाक्रम कोई हिंदुस्तानी पंडित ही करे, इसलिए हमें हवाई जहाज से न्यूयॉर्क ले जाया गया। पंडित जी ये सेल्फ सर्विस फ्यूनरल होता क्या है? होता यूं है बुजुर्गवार कि मरने वाला एक फर्म के पास निश्चित रकम जमा करवा देता है। जब वो मरता है तो वो फर्म उसके कफन दफन का पूरा इंतजाम उसी के पैसे से करती है। इसमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल ऐसा ही फ्यूनरल चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसा इंतजाम कर सकते हैं? ऐसा है बुजुर्गवार कि मुर्दे तो हमने अपने जीवन में कई जलाए हैं, लेकिन मुर्दे जलाने की फर्म नहीं खोली। अब आप कहते हैं तो ये भी करके देखते हैं। पंडित जी अगर आप मेरे सेल्फ सर्विस फ्यूनरल का इंतजाम करें तो कितना खर्चा होगा? देखिए साहब, आप हमारे पहले ग्राहक हैं, बुहनी के वक्त ज्यादा नहीं मांगेंगे। हम कुल 8,000 रुपए में आपका काम करवा देंगे। इसमें क्या क्या होगा पंडित जी महाराज? क्या क्या होगा? हम आपकी लाश को बढ़िया से बढ़िया लट्ठे में लपेटेंगे। जी सर। और उसके ऊपर एक कीमती शॉल भी डालेंगे। कीमती शॉल? कीमती? आपको एक सजी सजाई वैन में डालकर यहाँ शमशान घाट तक लाया जाएगा और रोने पीटने वाली औरतों का इंतजाम भी हम ही करेंगे। और आपको जलाने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का इंतजाम भी हम करेंगे। आपके जल जाने के बाद एक बड़ा आदमी आपको गुणवान साबित करेगा। और पंडित जी मुझे क्या पता कि आप जिस लट्ठे में मुझे लपेटेंगे वो बढ़िया ही होगा। बुजुर्गवार हाथ कंगन को आरसी क्या, आप उसी वक्त हाथ लगाकर देख लेना। हाथ लगा के? अच्छा ये बताओ, रोने पीटने के लिए तो आमतौर पर घर की औरतें होती हैं,
किराए की औरतें कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। अरे साहब, ये घर की औरतों का रोना भी कोई रोना होता है? बहुत ही बेसुरे वैन करती हैं। और ये किराए की औरतें, हा, जब रोएंगी तो यूं लगेगा कि जैसे राग कदारा गाया जा रहा है। तो पंडित जी, आप पता कैसे लगाएंगे कि मेरी मृत्यु हो गई? भाई साहब, जब फर्म खोली है तो काम तो करना ही होगा। मेरा एक आदमी रोज सुबह शाम आपके घर जाया करेगा और देख के आया करेगा कि आपकी मृत्यु हो गई या नहीं। अरे वाह, फिर तो ठीक है, मुझे आपकी तजवीज मंजूर है। ये लीजिए 8,000 रुपए। गिन लीजिए पंडित जी। अब मेरे क्रियाक्रम में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहतरीन किस्म का क्रियाक्रम करेंगे आपका। आखिर हमें भी तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। चलो राकेश, चले। आइए सर। थैंक यू पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी। आप भी करवाते जाइए, मैं बाद में आऊंगा। आओ रामू, आओ। वो आए भोला राम के घर से? जी मालिक। अरे क्या हाल है उसका? हाल वो तो अच्छा भला है मालिक। जब मैं आज उसे देखने गया तो वह योग कर रहा था। योग? जी मालिक। अरे मरने का इरादा नहीं है क्या उसका? पता नहीं मालिक, मैं तो उससे कह रहा था, अरे मर जा भाई, मर जा, बाद में रश हो जाएगा। मगर वो तो योग करने में मस्त था। अरे क्रियाक्रम बुक करवाने के बाद ये योग करने का क्या मतलब हुआ है? और क्या? अच्छा, मैं खुद जाकर देख के आता हूँ उसे। हाँ, देख के आता हूँ। ठीक है मालिक। आइए पंडित जी। अब क्यों भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप रोज योग करते? इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ? आप जानते हैं आपके लट्टा रोज कितना महंगा हो रहा है। अरे पंडित जी, लट्ठे के महंगे होने का मेरे मरने से क्या ताल्लुक? लीजिए, आप भूल गए। अरे मरने के बाद आपको बेहतरीन लट्ठे में ही तो लपेटना है। ठीक है, लेकिन मैं खुदकुशी तो नहीं कर सकता भाई। मौत तो अपने वक्त पर ही आएगी ना। भाई साहब, यहाँ हर चीज के भाव दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लट्ठा महंगा हो रहा है, शालें और महंगी हो रही हैं, और लकड़ी के भाव आसमान को छू रहे हैं। और घी तो मार्केट में मिलता ही नहीं है। और सामग्री, उसका भाव तो पूछो ही मत। और आप है कि जिए पे जिए चले जा रहे हैं। भाई मौत तो मेरे हाथ में नहीं है। ये तो आपको क्रियाक्रम बुक करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर आप इसी तरह 6 महीने और निकाल गए और कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती चली गई तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा ना। हो सकता है कि मुझे खुद अपना क्रियाक्रम करना पड़े। माफ कीजिए पंडित जी, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर ये बात है तो ये लीजिए अपने 8,000 रुपए, और खुद ही शमशान पहुंच जाइएगा अपने कंधों पर सवार होकर, और खुद ही अपनी चिता जला लीजिएगा, और मंत्र भी खुद ही पढ़ लेना। मुझे नहीं करना ये घाटे का सौदा बुजुर्गवार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे दलीप सिंह की लिखी झलकी सेल्फ सर्विस फ्यूनरल। निर्देशक थे कमल दत्त। ये झलकी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। दीपा, झलकी तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थी, और आप हंस भी रही थी बराबर। वैसे नाटकों की, झलकियों की, प्रहसनों की यही विशेषता होती है कि जिंदगी की किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से उठाए जाते हैं, और उनमें पात्र भी बिल्कुल अपने आसपास के अगल बगल के होते हैं, और फिर वो आपको कुछ सोचने पे, कुछ अपने आप को बदलने पे मजबूर कर देते हैं, है ना। वैसे बहुत सुंदर विधा है ना, लोक कलाओं की भी। हाँ, लोक संस्कृति से ही उपजे ये नाटक, और
ये हर जगह के यही होता होगा कि अपने जैसे अगर हम सोच के चलें तो अपने आप एक रस जीवन को बदलने के लिए ही मनुष्य ने कभी ना कभी इन नाटकों के बारे में सोचा होगा कि चलो हम ये करते हैं, नकल बनाते हैं, ये करते हैं, और फिर उस तरह से नाटकों का वो चलन शुरू हुआ होगा। वैसे ये नाटक जो है तमाशा के रूप में काफ़ी प्रचलित रहे, एक समय था, और ये तमाशा जो है वो लोक संस्कृति का ही रूप है। जैसा कि अभी आपने लोक संस्कृति का जिक्र किया था, तो तमाशा जो है वो लोक संस्कृति का रूप है। और इसमें ज़्यादातर श्रृंगारिक नाटक रहते हैं तमाशा में जी। और इसमें यही होता है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में तमाशा नाटकों की सबसे पहले शुरू हुई थी 16वीं शती में जी। और फिर लोक कला यहाँ की अन्य कलाओं से ये जो है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे तमाशा से लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इसमें बहुत सब जोर जोर से बोलना या बहुत रंग बिरंगा भड़कीला होगा, लेकिन ऐसा ना हो के वो तमाशा दरअसल एक बहुत ही प्यारा सा नाटक होता है। वैसे तमाशा शब्द का अर्थ है मनोरंजन, और कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि संस्कृत के नाटक रूपों, प्रहसन और भाव से इस तमाशा की उत्पत्ति हुई है जी। फिर इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है, और इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मंजीरा, ढफ या कि फिर हारमोनियम, घुंघरू, इस तरह के वाद्यों का प्रयोग होता है। तो सोचो कितना सुंदर स्वर हो जाता होगा जी। और जब बात हो रही है ये लोक कला की, तमाशा की, तो इसमें कुछ कलाकार भी तो होते होंगे ना जो इसको प्रस्तुत करते होंगे, है ना। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं तमाशा की जिनके बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा सफल महिला खंड है विठा भाई नारायण गांवकर। इनके बारे में, ये बहुत प्रसिद्ध हमारे देश की तमाशा कलाकार रही हैं जो मंच पे इस विधा को प्रस्तुत किया करती थी। भाई आप इतनी जल्दी से आ गई हैं, इतनी बड़ी शख्सियत विठा भाई नारायण गांवकर पर आप आ गई, और हम तो ये सोच रहे थे कि आप कहेंगी कि राजुल जी पहले गाना सुन लेते हैं तब फिर हम बात करते हैं। ओह चलिए, तो फिर गाना सुन लेते। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं, एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन,
मीठी सी एक लगन, एक कसक। तो ये जो कसक है, ये कई बार इंसान को बहुत आगे ले जाती है। और आज जो तुम सफल महिला के बारे में बताने वाली हैं आप दीपा, तो वो भी कुछ ऐसी ही बात है। जी, हम बात कर रहे थे ना कि नाटक और या ये लोक कला हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से कितनी गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही गहरा नाता बिट्ठाबाई नारायण गांवकर का ये जो नाटक का एक प्रकार है तमाशा, उससे है। उनके दादाजी ने एक मंडली की स्थापना की थी और फिर उसी में ही उनके पिताजी और उनके चाचा जी भी जुड़ते गए बिट्ठा जी के, यानी कि उनका जन्म ही कलाकारों के परिवार में हुआ। क्या बात है जी। और इस मंडली का संचालन आगे चल के पिताजी चाचा जी करने लगे, यानी कि वे जन्म लेते इस पारंपरिक नृत्य के संपर्क में आ गई थी, क्योंकि घर का माहौल ही कुछ वैसा था। उनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ और बचपन से ही वे इन्हीं नाटिकाओं को देखा करती, तो उन्हें सब कुछ कंठस्थ होने लगा। और फिर बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मंच पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जी। तो मतलब ये होता है ना कि जैसे जो बचपन से देखते आ रहे हैं वो इतना रच बस जाता है मन में कि फिर जब आप आखिरकार उसको जाकर स्टेज पर, मंच पर उस पर उतरते हैं, तो वो आपको कुछ नयापन या कुछ अनोखापन या कोई घबराहट या झिझक इस तरह की बात नहीं लगती। जी, उनके लिए इतना आसान हो जाता है और देखने वाले को, वो देखने वाला जो है वो उन्हें लगता है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई इतने आसानी से कोई कैसे कर रहा है। हाँ, तो सोचो ना, उनकी कम उम्र देखकर ही सबसे पहले दर्शक उनकी ओर खींचे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसी कम उम्र की बालिका ने एक मुकाम बनाया, एक स्थान पाया और उन्हें तमाशा समर्दिनी कहा जाने लगा, यानी तमाशा की महारानी कहा जाने लगा। ये एक बहुत बड़ी उपाधि थी जिसको कि मतलब अगर ये बात कहा जाए कि किसी एक छोटे से बच्चे को मिला तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। और फिर उन्होंने बराबर इस काम को जारी रखा और इसमें पूरे समर्पण से जुटी रही। उनके जीवन में जो बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय घटना उनके जीवन में ये घटी कि जब उन्होंने, उनका एक मंच पर ही प्रस्तुति चल रही थी और उसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने शिशु को जन्म दिया। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था और ये बिल्कुल अलग तरह की उनके जीवन में घटना थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हमने शुरुआत में जैसे कार्यक्रम में बात की थी कि कुछ कठिनाइयां ऐसी आ जाती हैं कि हम उनको अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं और उन्हीं कठिनाइयों के बीच से कोई अपना रास्ता निकाल लेता है। तो उन्होंने भी अपना रास्ता उन्हीं कठिनाइयों के बीच से निकाल लिया और उस घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि फिर वापस मंच पर उन्होंने प्रस्तुति शुरू कर दी। यानी कि समर्पण का एक ऐसा उदाहरण कि किस तरीके से हम पूर्ण समर्पण में जब हम रहते हैं तो हम अपने जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसे नहीं देखते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उनका समर्पण रहा और वो अपने प्रशंसकों में बहुत प्रचलित रहीं। 15 जनवरी 2002 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी स्मृति में महाराष्ट्र सरकार ने, उनकी जो स्मृति है वो हमेशा हमारे मन में रहेगी। और इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की, जो उन्हें प्रदान किया जाता है जो तमाशा कला के संरक्षण और प्रसार में व्यापक योगदान आज भी दे रहे हैं। पान खाए सैया हमारो
दीपा, ये जो गाना हमने सुना ये भी ऐसे ही नाटक की ही एक विधा है, नौटंकी। उस पर उसमें फिल्म उसी पर आधारित फिल्म थी ये। उसी पर ये गाना फिल्माया गया, उसकी अभिनेत्री नायिका पर वहीदा रहमान पर। जी। हमने शुरुआत में नाटक की बात की, अपनी सखियों को हमने प्रहसन सुनवाया और उसके बाद फिर हमने विट्ठाबाई की बात की, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध तमाशा की अभिनेत्री थी। और उसके बाद अब हमने ये गाना सुना। तो ये बताओ कि आज हमने इतने सारे लोगों की बात की, तो मुझे अचानक याद आया कि कल यानी 26 अगस्त को एक खास दिन था, और वो दिन ये था कि राधे श्याम कथावाचक, उनकी पुण्यतिथि थी कल। जी। और उनका अगर हम नाम लेते हैं तो उनको भी नाटक विधा से अगर जोड़कर देखें तो पारसी रंगमंच की जो कला थी उसमें उन्होंने एक नया जीवन भर दिया। यानी कि उन्होंने हिंदुस्तानी कुछ परिपाटी को चलाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो पौराणिक कथाओं पर नाटक खेले जाते थे पारसी रंगमंच पर, जो हिंदी नाटक खेले जाते थे, तो उनको एक व्यवस्थित रूप देने में, खड़ी बोली में उनको एक अच्छा सा रूप देने में उनका नाम बहुत ज्यादा, उनका बहुत योगदान रहा है। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने ये कला, उनके अंदर सिर्फ 17-18 वर्ष की आयु से ही उनके अंदर ये कला आ गई थी कि वो बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात कहते थे, और वो कथा के रूप में इतना सुंदर हो जाता था, प्रवाह आ जाता था कि जिसे सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उनकी इसी कला के कारण कई नाटक रंगमंच पर बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनमें वीर अभिमन्यु, श्रवण कुमार और श्री कृष्ण अवतार, रुक्मिणी मंगल जैसे नाटक बहुत मशहूर हुए। तो यानी कि भारतीय संस्कृति की पौराणिक कथाओं को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो ऐसे जो कलाकार होते हैं जो कि लोक कथाओं के माध्यम से हमारे संस्कृति को और ज़्यादा समृद्ध करते हैं और ज़्यादा आगे ले जाते हैं, उन कलाकारों को वाकई नमन है। क्योंकि शुरुआत में बहुत संघर्ष रहता है, लेकिन उस संघर्ष को पार करके वो अपने लक्ष्य में ही जुटे रहते हैं, और फिर उन लोक कलाओं को आगे बढ़ाने में, एक खास स्थान दिलाने में उनका योगदान अभूतपूर्व रहता है। जी, है ना? और अपनी मतलब ये जो आम जिंदगी से कुछ अलग करना, ये अपने आप में ही एक उदाहरण है। हाँ। अपनी परंपरा को भी बचा के रखा है, संस्कृति को भी बचा के रखा, और उनके किए हुए काम हम आज भी देख पाते हैं। हाँ। सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस दौर में जो नाटक का रूप था वो कई बार जब लोग नाटक देखते थे तो उनके मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। जी। तो राधे श्याम जी के मन में सिर्फ यही बात थी कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ये विपरीत प्रभाव ना पड़े, लोग अच्छी बातें सीखें और नाटक देखने के बाद कुछ अच्छा लेकर, अच्छा संदेश लेकर जाएं। तो इसमें वो पूरी तरह सफल हुए। हमने उन्हें याद किया। और दीपा, देखिए, बातों ही बातों में हम यहाँ तक पहुँच आए हैं कि अब सखियों से कुछ भी बतियाने का, बोलने का समय नहीं रह गया है। अब सिर्फ उनसे इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो आप सभी को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।